गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य आधुनिक काल छायावाद काल के 50 प्रश्न उत्तर। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल हमने छायावाद के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की चर्चा की थी। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न तो यहाँ पे पूछा गया है, किस कवि का जन्म काशी के प्रसिद्ध सुधनी साहू के परिवार में हुआ था? तो किस कवि का जन्म काशी के प्रसिद्ध सुधनी साहू के परिवार में हुआ था, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है वो काशी के प्रसिद्ध सुधनी साहू परिवार में हुआ था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। खास करके उनका जन्म स्थान कई बार पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान क्या है, तो वो है काशी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह का नाम क्या है? तो महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका निहार। तो निहार जो है ये महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है और ये प्रकाशित हुई थी 1930 में 1930। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यामा में महादेवी की कितनी काव्य कृतियों की कविताओं का एक साथ संकलन हुआ था? तो यामा में महादेवी की कितनी काव्य कृतियों की कविताओं का एक साथ संकलन हुआ था? तो इसकी संख्या क्या मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 4 और वो हैं निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत। तो निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत जो हैं ये यामा में महादेवी वर्मा के वे काव्य कृतियाँ मानी जाती हैं जो संकलित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कृति में महादेवी के समस्त काव्य से उन्हीं द्वारा चुनी गई या चुनी हुई कविताएं संकलित हैं? तो किस कृति में महादेवी के समस्त काव्य से उन्हीं के द्वारा चुनी हुई कविताएं संकलित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आधुनिक कवि महादेवी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक कथन दिया गया है, तो बताना है इस कथन के लेखक का नाम क्या है। बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार पूछा गया है। तो सबसे पहले कथन पढ़ते हैं। मुझे दुख के दोनों रूप प्रिय हैं, एक वह जो मनुष्य के संवेदनशील हृदय को संसार से एक अविच्छिन्न बंधनों में बांध देता है, और दूसरा वह जो काल और सीमा के बंधनों में पड़े हुए असीम चेतना का क्रंदन है। तो ये कथन किसका माना जाता है? तो फिर से पढ़ते हैं। मुझे दुख के दोनों रूप प्रिय हैं, एक वह जो मनुष्य के संवेदनशील हृदय को संसार से एक अविच्छिन्न बंधनों में बांध देता है, और दूसरा वह जो काल और सीमा के बंधन में पड़े हुए असीम चेतन का क्रंदन है। तो इस कथन के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा जो हैं इस कथन के लेखक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से ये कथन दिया गया है, तो बताना है इस कथन के लेखक का नाम क्या है। इस वेदना को लेकर उन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियाँ सामने रखी जो लोकोत्तर है। कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियाँ हैं और कहाँ तक अनुभूतियों के रमणीय कल्पना, यह नहीं कहा जा सकता। तो महादेवी के संदर्भ में ये कथन किसका माना जाता है? तो फिर से पढ़ते हैं। इस वेदना को लेकर उन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियाँ सामने रखी जो लोकोत्तर है। कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियाँ हैं और कहाँ तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पना, यह नहीं कहा जा सकता। तो महादेवी वर्मा के संदर्भ में ये कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका
आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जितने भी कथन हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में इनके कथन जो हैं कई बार पूछे जाते हैं, तो इसे जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से एक कथन दिया गया है, तो बताना है इस कथन के लेखक का नाम क्या है। सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना में उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। तो ये कथन किसका माना जाता है? तो फिर से पढ़ते हैं। सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर लेना ही गीत है। तो इस कथन के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महादेवी वर्मा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिलन का नाम मत लो मैं विरह में चीर हूँ, पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, नेट में कई बार पूछा गया है, विभिन्न प्रकार के टीजीटी और पीजीटी परीक्षा में भी कई बार पूछा गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। मिलन का नाम मत लो मैं विरह में चीर हूँ। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महादेवी वर्मा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, महादेवी का काव्य मूलतः क्या है? तो महादेवी का काव्य मूलतः क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गीत काव्य। मैं कण कण में ढल रही अली आंसू के मिस प्यार किसी का। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। मैं कण कण में ढाल रही अली आंसू के मिस प्यार किसी का। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महादेवी वर्मा। ये भी जो है एक वाक्य पंक्ति के अंतर्गत आता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुख प्रति निर्माण उन्मद यह अमरता नापते पद बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। दुख प्रति निर्माण उन्मद यह अमरता नापते पद बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महादेवी वर्मा। तो दुख प्रति निर्माण उन्मद यह अमरता नापते पद बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में वर्ण बेला के कवयित्री हैं महादेवी वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावादी संस्कार लिए भगवती चरण वर्मा की काव्य कृति का नाम क्या है? तो छायावादी संस्कार लिए भगवती चरण वर्मा की काव्य कृति का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मधुकण, और ये प्रकाशित हुई थी 1931 में। तो यहाँ से भी दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावादी संस्कार लिए बाल कृष्ण शर्मा नवीन की काव्य कृति क्या मानी जाती है? तो छायावादी संस्कार लिए बाल कृष्ण शर्मा नवीन की काव्य कृति क्या मानी जाती है? उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अपलक और क्वासी। तो अपलक और क्वासी जो है ये छायावादी संस्कार लिए बाल कृष्ण शर्मा नवीन की काव्य कृति मानी जाती है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कामायनी में कितने सर्ग हैं? तो कामायनी में कितने सर्ग माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 15। तो कामायनी में 15 सर्ग माने जाते हैं और ये जो है महाकाव्य के अंतर्गत आते हैं। और उन सर्गों के नाम क्या हैं? तो सबसे पहले चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या,
ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। तो ये जो हैं कामायनी महाकाव्य के सर्ग माने जाते हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। इसीलिए कहा जाता है कामायनी को चिंता से लेकर आनंद तक का सफर। चिंता से लेकर आनंद तक का सफर जो है कामायनी को कहा जाता है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसाद की किस कृति में छायावादी प्रवृत्तियों के दर्शन सबसे पहले होता है? तो प्रसाद के किस कृति में छायावादी प्रवृत्ति के दर्शन सबसे पहले होता है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका झरना। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, झरना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कृति की रचना प्रसाद ने पहले ब्रज भाषा में की, किंतु बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया? तो किस कृति की रचना प्रसाद ने पहले ब्रज भाषा में की थी, किंतु बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रेम पथिक। तो प्रेम पथिक एक ऐसा रचना माना जाता है जिसको जयशंकर प्रसाद ने सबसे पहले ब्रज भाषा में लिखा था, किंतु बाद में उसको खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पंक्ति दिया गया है, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति। तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रसाद। और ये जो है आंसू से लिया गया है। तो यहाँ से भी दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक पंक्ति दिया गया है, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति। तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है और ये किस रचना से लिया गया है। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सुखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकन सा आंसू इस विश्व सदन में। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सुखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकन सा आंसू इस विश्व सदन में। तो इस पंक्ति के लेखक माने जाते हैं प्रसाद। और ये भी जो है आंसू रचना से लिया गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अपनी किस कृति में प्रसाद ने व्यक्तिगत वेदना से ऊपर उठकर करुणा या विश्व कल्याण की भावना की अभिव्यक्ति की है? तो फिर से पढ़ते हैं। अपनी किस कृति में प्रसाद ने व्यक्तिगत वेदना से ऊपर उठकर करुणा या विश्व कल्याण की भावना की अभिव्यक्ति की है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आंसू। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुक्त छंद में रचित शेर सिंह का आत्मसमर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि और प्रलय की छाया शीर्षक कविताएं प्रसाद के किस कृति में संकलित हैं? तो फिर से पढ़ते हैं। मुक्त छंद में रचित शेर सिंह का आत्मसमर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि और प्रलय की छाया शीर्षक कविताएं प्रसाद की किस कृति में संकलित हैं, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका लहर। तो ये जो है लहर के अंतर्गत आती है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसाद की अंतिम काव्य कृति कौन सी मानी जाती है? तो प्रसाद की अंतिम काव्य कृति कौन सी मानी जाती है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कामायनी। तो कामायनी जो है ये प्रसाद की अंतिम काव्य कृति मानी जाती है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रकाशित हुई थी 1935 में। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि कामायनी का समय क्या है, तो वो है
1935। चलिए आगे बढ़ते हैं। दार्शनिक दृष्टि से प्रसाद क्या थे? तो दार्शनिक दृष्टि से प्रसाद क्या थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शैव। बचपन में जयशंकर प्रसाद का नाम क्या था? तो बचपन में जयशंकर प्रसाद का नाम क्या था, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका झारखंडी। तो बचपन में जयशंकर प्रसाद का नाम था झारखंडी। प्रसाद के गुरु का नाम क्या है? तो प्रसाद के गुरु का नाम क्या है? तो उनके गुरु का नाम माना जाता है रसमय सिद्ध। तो रसमय सिद्ध जो है ये जयशंकर प्रसाद के गुरु माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रज भाषा में प्रसाद किस उपनाम से कविता करते थे? तो ब्रज भाषा में प्रसाद किस उपनाम से कविता करते थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कलाधर। ये प्रश्न आपका नेट में कई बार पूछा गया है। तो जयशंकर प्रसाद ब्रज भाषा में कलाधर उपनाम से कविता करते थे। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि प्रसाद किस भाषा में जो है कविता करते थे? तो वो है ब्रज भाषा। प्रसाद की ब्रज भाषा की कविताएं किस संग्रह में संकलित हैं? तो प्रसाद की ब्रज भाषा की कविताएं जो हैं ये किस संग्रह में संकलित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चित्राधार। इसका प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ था 1918 में 1918 और इसका द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुआ था 1925। तो चित्राधार में जो है प्रसाद की ब्रज भाषा की कविताएं संग्रहित हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है प्रसाद की खड़ी बोली की कविताओं का प्रथम संग्रह क्या माना जाता है? तो जयशंकर प्रसाद की खड़ी बोली की कविताओं का प्रथम संग्रह क्या माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कानन कुसुम। तो कानन कुसुम जो है ये प्रसाद की खड़ी बोली की कविताओं का प्रथम संग्रह माना जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अपनी किस काव्य कृति की रचना प्रसाद ने गीति नाट्य के रूप में की है? तो अपनी किस काव्य कृति की रचना प्रसाद ने गीति नाट्य के रूप में की है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका करुणालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है प्रसाद कृत आंसू कब प्रकाशित हुई थी? तो प्रसाद कृत आंसू जो है ये कब प्रकाशित हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका इसका जो प्रथम संस्करण है ये प्रकाशित हुआ था 1925 में और इसका जो द्वितीय संस्करण है ये प्रकाशित हुआ था 1933 में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कामायनी का प्रमुख छंद क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो कामायनी का प्रमुख छंद क्या माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका तांटक। तांटक जो है ये कामायनी का प्रमुख छंद माना जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसू किस छंद में रचित है? तो आंसू जो है ये किस छंद के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 14 मात्राओं का आनंद छंद। तो 14 मात्राओं का आनंद छंद माना जाता है आंसू। तो यहाँ से भी कई प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुस्तक जयशंकर प्रसाद के रचयिता का नाम क्या है? तो पुस्तक जयशंकर प्रसाद के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जो है ये जयशंकर प्रसाद पुस्तक के रचयिता माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है अधिवास पंचवटी प्रसंग भिक्षुक विधवा शीर्षक कविताएं निराला के किस संग्रह में संकलित हैं?
तो अधिवास, पंचवटी, प्रसंग, भिक्षुक, विधवा शीर्षक कविताएं निराला के किस संग्रह में संकलित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका परिमल। तो ये सभी जो हैं ये परिमल के अंतर्गत आते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सच है जो प्रकाशित हुई थी 1935 में 1935 शीर्षक कविता किसकी मानी जाती है? तो सच है जो प्रकाशित हुई थी 1935 में, इस कविता के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और ये जो है अनामिका में प्रकाशित हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह सच है बार बार हार हार मैं गया, उड़ी धूल तन सारा भर गया, वही धूल जीवन अविकच है, यह सच है। इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। यह सच है बार बार हार हार मैं गया, उड़ी धूल तन सारा भर गया, वही फूल जीवन अविकच है, यह सच है। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम की शक्ति पूजा की रचना निराला ने कब की? तो राम की शक्ति पूजा की रचना निराला ने कब की? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। बहुत ही प्रसिद्ध कविता मानी जाती है निराला की, राम की शक्ति पूजा। तो इसका समय क्या माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1936 1936। तो राम की शक्ति पूजा का समय माना जाता है 1936। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसमें जो है पराजय के ऊपर जय दिखाया गया है इस कविता के अंतर्गत। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में जो है राम की शक्ति पूजा सिलेबस में मिलता है, तो इसके बारे में जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निराला की पहली कविता कौन सी मानी जाती है? तो निराला की पहली कविता कौन सी मानी जाती है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जूही की कली। तो जूही की कली जो है ये निराला की पहली कविता मानी जाती है, और इसका समय माना जाता है 1916। तो 1916 में निराला की पहली कविता प्रकाशित हुई थी जूही की कली, और यही कविता को जो है सरस्वती पत्रिका में निराला जी ने प्रकाशित करने के लिए भेजा था, परंतु महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको अस्वीकार कर वापस भेज दिया था। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किनके कविताओं को अस्वीकार किया था? तो वो है निराला जी, और वो है जूही की कली। तो यहाँ से भी दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुक्त छंद के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो मुक्त छंद के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका निराला। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, किसका कथन माना जाता है? तो मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। तो ये कथन के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और ये जो है परिमल की भूमिका में लिया गया है। तो ये कथन जो है ये परिमल की भूमिका में आता है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह कविता स्त्री की सुकुमारता नहीं, कवित्व का पुरुष गर्व है। ये कथन किसका माना जाता है? यह कविता स्त्री की सुकुमारता नहीं, कवित्व का पुरुष गर्व है। तो इस कथन के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये भी जो है एक वाक्य पंक्तियाँ कई बार पूछे गए हैं परीक्षाओं में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेफालिका जागो फिर एक बार महाराज जय सिंह को शिवाजी का पत्र
शीर्षक कविताएं किसकी हैं? तो शेफालिका, जागो फिर एक बार, महाराज जय सिंह का शिवाजी का पत्र। शीर्षक कविताएं किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका निराला, और ये जो है परिमल में संग्रहित है। तो यहाँ से भी दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनामिका नाम से निराला के दो काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। पहला 1923 तथा दूसरा 1938 में प्रकाशित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निराला की काव्य रचना का प्रौढ़ कला कहा जा सकता है। तो निराला की काव्य रचना का प्रौढ़ काल जो है कब से कब तक कहा जाता है? तो इसकी समय सीमा क्या मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1935 से 1938। तो निराला की काव्य रचना का प्रौढ़ काल जो है वो 1935 से 1938 मानी जाती है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेयसी, रेखा, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा आदि रचना निराला के किस संग्रह में संकलित हैं? तो प्रेयसी, रेखा, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा आदि रचनाएं निराला के किस संग्रह में संकलित हैं? उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अनामिका, और ये प्रकाशित हुई थी 1938 में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत क्या माना जाता है? तो हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत क्या माना जाता है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सरोज स्मृति। और ये गीत जो है ये निराला जी ने अपने पुत्री के मृत्यु के बाद ये लिखा था। उनकी पुत्री का नाम सरोज था, तो अपनी पुत्री के नाम ये गीत उन्होंने लिखा था। तो यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रांतिकारी कवि निराला किसकी पुस्तक मानी जाती है? तो क्रांतिकारी कवि निराला किसकी पुस्तक मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बच्चन सिंह। तो बच्चन सिंह इसके लेखक माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निराला एक आत्महंता आस्था के लेखक का नाम क्या है? तो निराला एक आत्महंता आस्था के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं दूधनाथ सिंह। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निराला की साहित्य साधना 3 खंडों में के लेखक का नाम क्या है? तो निराला की साहित्य साधना जो है ये 3 खंडों में प्रकाशित हुई थी। तो इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर राम विलास शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुकुरमुत्ता, गर्म पकौड़ी, प्रेम संगीत, रानी और कानी, खजुराहा, मॉस्को डायलॉग्स, स्फटिक शिला आदि कविताएं किसकी हैं? तो कुकुरमुत्ता, गर्म पकौड़ी, प्रेम संगीत, रानी और कानी, खजोहरा, स्फटिक शिला आदि कविताएं किसकी हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका निराला। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक पंक्ति दिया गया है, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। नेट में कई बार पूछा गया ये पंक्ति। तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। छोड़ द्रुमों की मृत छाया, तोड़ प्रकृति से भी का माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, छोड़ अभी से इस जग को। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, छोड़ अभी से इस जग को। तो इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुमित्रा नंदन पंत। तो ये जो है
सुमित्रा नंदन पंत की अत्यंत ही प्रसिद्ध पंक्ति मानी जाती है। कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। खास करके छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, ये दोनों वाक्य कई बार पूछे गए हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का प्रश्न उत्तर क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने छायावाद के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की चर्चा की। आगे हम और भी प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे, परंतु आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।